नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है जैसे को तैसा। मंजू बहन, आपने बहुत साहस दिखाया, पर हर औरत इतना साहस नहीं बटोर पाती है। काश कि आपकी जितनी हिम्मत हम में भी आती। अब क्या कहूँ, घर मेरे पति ने बनवाया, उस घर में रखी एक एक चीज मेरी, पर आज उस घर में मेरी नौकरों जैसी हालत है। कोई पानी तक के लिए नहीं पूछता है। पति क्या गए, साज श्रृंगार के साथ साथ अपने ही घर में रहने की इज्जत भी मेरी चली गई। सोचिए, आपसे मिलने के लिए अपने बेटे बहू से मुझे इजाजत लेकर आना पड़ता है। उसमें भी उन्होंने मुझे कितनी हिदायतें दी हैं कि आपसे घर की बातें ना करूं और आपसे मिलना जुलना कम कर दूं, वरना कहीं मैं आपकी तरह उन्हें भी अपनी जायदाद से बेदखल ना कर दूं। पर मैंने भी कह दिया, मुझ में मंजू बहन जैसी हिम्मत कहाँ है। सलोनी जी अपनी दुख भरी कहानी अपनी पड़ोसन मंजू जी से कह रही थी। मंजू जी बोली, नहीं सलोनी बहन, हिम्मत और हौसला तो औरत अपनी माँ के पेट से ही लेकर आती है, लेकिन जिस दिन दुख सहने की सीमा खत्म हो जाती है, उस दिन हम अपनी हिम्मत दिखाते हैं। मैं तो यही कहूंगी, क्यों अपने सहने की शक्ति को बर्बाद करती हो इन बच्चों के पीछे, जो तुम्हारी कभी अपने नहीं हो पाएंगे। आखिर मैं और मेरे पति ने क्या कुछ नहीं किया अपने बेटे के लिए, पर उसने मेरी क्या हालत कर दी थी, ये तो गांव वाले और समाज वाले पूरा जानते भी नहीं हैं। अब क्या ही बताऊं आपसे कि मुझ पर क्या बीती थी। आज भी याद है मुझे वो दिन। कहते कहते मंजू जी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और वो अपनी पुरानी यादों में खो गई। जब सुनो, घर में कितनी शांति है, कितना अच्छा लग रहा है ना। आप मेरी बात सुनते हो? हम दोनों एक साथ बैठकर चाय पीते हुए कितने अच्छे लगते हैं। मुझे शुरू से अपनी ऐसी ही दुनिया में खुश रहना था। कुछ महीने में हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा, फिर हमारी खुशियां और दुगुनी हो जाएगी। पर क्या आपकी माँ के रहने से ये सब संभव हो पाएगा? कितना अच्छा होता अगर वो उधर ही रहे तो। यहाँ रहेंगी तो सरदर्द बनकर रहेंगी और खुद को इस घर की मालकिन जताएंगी। सोचो, अब उनकी छाया अगर मुझ पर या मेरे बच्चे पर पड़ी और कल को कुछ ऊंच नीच हो गया, तो हम क्या करेंगे? गर्भवती बबीता अपने पति पंकज से कहती हैं। पंकज बोला, हाँ वो बात तो है, पर क्या किया जा सकता है। माँ को हमेशा घर से बाहर भी तो नहीं रखा जा सकता। रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग तुरंत सवाल जवाब करने लगेंगे। जब तक बाबूजी का क्रियाकर्म था और उसके बाद 1.25 महीना तो वो गांव में रह गई, पर कभी ना कभी तो यहाँ लौटकर जरूर आएंगी। पंकज की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि घर के बाहर से रिक्शे की घंटी की आवाज आई। ट्रेन ट्रेन। बबीता उठकर देखा तो उसकी सास मंजू थी, रिक्शे पर ढेर सारे सामान के साथ बैठी इंतजार कर रही थी कि बेटा बहू में से कोई तो आए और आकर उनका हाथ पकड़कर थोड़ा नीचे उतार दे। पर कोई नहीं आया। पंकज ने कहा, अरे बबीता, इस वक्त कौन आया है? बबीता मुंह चमकाते हुए बोली, और कौन आएगा? शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर, तुम्हारी माँ आई है। कहकर वो दरवाजा खोलकर वापस अपनी चाय खत्म करने लगी। थोड़ी देर बाद मंजू जी इंतजार करती रही, फिर रिक्शे वाले से बोली, बेटा तुम ही थोड़ी मदद कर दो और सामान दरवाजे तक पहुंचा दो। रिक्शे वाले ने अपनी इंसानियत दिखाई और उनका हाथ पकड़कर नीचे उतारा और सभी सामान सामान को दरवाजे पर छोड़कर फिर वापस चला गया। मंजू जी जैसे तैसे सामान को खींचकर बढ़ती हुई घर में प्रवेश करती हैं। उन्होंने बेटे बहू की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने ही उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं समझी। बेटे बहू की ऐसी बेरुखी देखकर उनका दिल रोने को हुआ।
जैसे तैसे अपने कमरे की तरफ जाने लगी। इतने में बबीता बोली, अरे रे माँ जी, उधर कहाँ जा रही हैं? अब वो आपका कमरा नहीं है। आपका सारा सामान स्टोर रूम में रख दिया है। मंजू जी एक पल को रुकी और बहू को देखते रह गई। फिर कुछ ना बोल पाई, बस आंखों में आंसू आ गए। बबीता ने धीरे से पंकज के हाथों पर चिकोटी मारी और इशारे से उसे माँ से कहने को कहा। तब पंकज ने माँ की तरफ देखते हुए बड़ी बेफिक्री से कहा, माँ, आपको अब उस बड़े कमरे की क्या जरूरत है? पहले तो बाबूजी थे, पर अब तो वे भी नहीं है। अब आप दादी बनने वाली हैं, तो इतनी कुर्बानी तो आपको देनी ही पड़ेगी। इसलिए आपका सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी बड़ा कमरा तो घर के स्वामी का होता है, और अब पापा के जाने के बाद इस घर का सर्वे सर्वा मैं ही तो हूँ। स्वामी? मंजू जी बोली। पंकज बोला, और नहीं तो क्या, अब मैं घर का खर्च चलाऊंगा तो मैं ही तो स्वामी कहलाऊंगा, और अब सबको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मंजू जी की आंखों में अभी भी आंसू थे। उन्होंने स्टोर रूम के पास बने छोटे से कमरे की तरफ देखा तो पंकज बोला, वो क्या है ना माँ, पविता की डिलीवरी के लिए उसकी बहन या माँ आ रही है। उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो इस कारण वो रूम उसके लिए रखा है। और गेस्ट रूम में तो आपको पता है, मेहमान आते रहते हैं। अब वो कोई मेहमान थोड़ी ना है, वो तो घर की ही है। कल को बच्चा होगा, कोई प्रोग्राम करेंगे, तो कोई ना कोई मेहमान आएगा, तो उससे पहले उस रूम को खाली करके रखना ही पड़ेगा ना। इसलिए गेस्ट रूम को हाथ भी नहीं लगाया। ठीक किया ना माँ? पंकज की बात सुनकर मंजू जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके पैरों को जंजीरों से बांध दिया गया हो और अपने ही घर से बाहर जाने को कहा जा रहा हो। वो चुपचाप स्टोर रूम की तरफ चलती जा रही थी। तभी पंकज बोला, अरे माँ, अपना सामान तो लेती जाओ और दरवाजा बंद कर देना। और हाँ, कुछ खाना पीना हो तो रसोई से ले लेना। मंजू जी उल्टे पांव दरवाजे के पास आई और अपने सामान को घसीटते हुए रूम में ले गई। रूम में आकर देखा तो एक चारपाई बिछी हुई थी, टूटा फूटा एक अलमारी और पुराना टेबल रखा था, जिसे मंजू जी ने कई बार फेंकने की बात करती थी, पर उनके पति जगमोहन बाबू उसे फेंकने नहीं देते थे और कहते थे कि अरे, खराब थोड़ी ना हुआ है, क्या पता कब काम में आ जाए। अब उन्हें क्या पता था कि यही सब सामान उनके ही काम आएगा। आंखों में आंसू लिए वो चारपाई पर बैठ गई और सोचने लगी, अभी 2 महीने पहले तक तो सब कुछ ठीक था। बेटे बहू क्या पिता के डर से उनकी सेवा करते थे। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। रिटायरमेंट के बाद एक दिन जगमोहन बाबू ने अपने पैतृक गांव जाने की जिद की, तो मंजू जी ने बहुत मना किया था कि रहने दीजिए, बहू का 5वां महीना है, ऐसे में उसे छोड़कर जाना ठीक नहीं, और फिर उसके मायके वाले क्या कहेंगे। जगमोहन बाबू का बहुत मन था, तो बेटे बहू के कहने पर वो जगमोहन बाबू के साथ गांव चली गई। वहां पर जेठ जेठानी, देवर देवरानी, पूरा परिवार था। वहां जाने के कुछ दिन बाद ही अचानक जगमोहन बाबू की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि सुधरी ही नहीं, और कुछ घंटे में उन्होंने दम तोड़ दिया। सब कुछ जैसे वहीं रुक गया हो। उनका अंतिम संस्कार भी पैतृक गांव में हुआ था। 15 दिन के कार्यक्रम होने के बाद पंकज और बबीता तो वापस चले गए, लेकिन मंजू जी को उनकी जेठानी ने वहीं रोक लिया, ये कहकर कि 1.25 महीने बाद ही अपनी जगह जाना। 1.25 महीने के बाद जब मंजू जी आना चाह रही थी, तो पंकज बोला, थोड़े दिन और रुक जाओ, बार बार आने जाने में पैसे खर्च होते हैं। और फिर बबीता की डिलीवरी के बाद
अब जा नहीं पाएंगी। ये कहकर वो कुछ दिन और ठहर गई। आज 2.5 महीने बाद जब वो घर लौटी, वो भी अकेली। वहां तो पूरा परिवार छोड़ने आया था, पर यहाँ घर के दरवाजे से सामान उतारने भी कोई नहीं आया। कोई काम कर रहा हो तो समझ में भी आए, पर ये तो यहाँ वर्ल्ड कप मैच देख रहा है। मंजू जी ने उम्मीद नहीं की थी कि 2.5 महीने में उनकी पूरी दुनिया इतनी बदल जाएगी कि उनको कमरे से स्टोर रूम तक पहुंचा दिया जाएगा। मंजू जी ये सब सोच ही रही थी कि इतने में बाहर से कई लोगों की आवाज आने लगी। जाकर देखा तो जो बेटे बहू उनके लिए दरवाजे तक उठकर नहीं आ पाए, वो बबीता के मायके वालों का स्वागत कर रहे थे। मंजू जी को आए हुए 2 घंटे हो गए। किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। वही बहू के मायके वालों के लिए बेटा रसोई में जाकर खुद पानी का ट्रे सजाकर ला रहा था। इतने लोगों के बीच अपने आप को वो अकेला महसूस कर रही थी। वो चुपचाप कमरे में आ गई। 2 घंटे तक कमरे में बैठी रही, लेकिन ना कोई चाय आई, ना कोई नाश्ता, कुछ भी नहीं। 2 घंटे बाद जब सब वापस चले गए, तो मंजू जी बाहर निकल कर आई। उन्हें बहुत जोरों की भूख लग रही थी। फिर वो उठकर रसोई में गई। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि शायद खाना भी बाहर से मंगवाया गया था। तभी बबीता रसोई में आई और बोली, क्या ढूंढ रही हैं? देखिए, खाना तो बचा नहीं है, और मुझे याद भी नहीं रहा कि आपके लिए खाना रखना है। तो आप दूध ब्रेड खा लीजिए, या फिर अपने लिए कुछ बना लीजिए। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं खाना बनाऊंगी। इतना कहकर बबीता रसोई से बाहर आ गई। अब मंजू जी की हिम्मत भी नहीं थी कि वे अपने लिए कुछ बनाती। एक तो 2.5 महीने पहले का गम दिल से गया नहीं था। अपने पति की मौत को वो भूल नहीं पाई थी। फिर बेटे बहू का दिया हुआ ये दर्द उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। उन्होंने चुपचाप एक गिलास पानी पिया और वापस अपने कमरे में चली गई। बहुत देर तक वे अपने पति की तस्वीर देखकर आंसू बहाती रही। फिर याद आया कि वहां से निकलते समय उनकी देवरानी ने लिट्टी और अचार पैक करके दिया था, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 2 लिट्टी ही खाई थी। उन्होंने अपनी पोटली खोली तो लिट्टी बची हुई थी। उसे ही खाकर अपना पेट भर लिया और चारपाई पर लेट गई। देर रात सोने की वजह से सुबह लेट से उनकी नींद खुली, तो बाहर से ठहाके की आवाज आ रही थी। उठकर देखा तो सब नाश्ता कर रहे थे और चाय पी रहे थे। सबकी प्लेट में गरम गरम जलेबी थी। मंजू जी को देखते ही सब चुप हो गए। इतने में पंकज बोला, माँ, आप अपने कमरे में बैठिए, आपका नाश्ता कमरे में ही आ जाएगा। बेटी की बात सुनकर मंजू जी वापस कमरे में उल्टे पांव चली गई। थोड़ी देर बाद पंकज चाय नाश्ता लेकर कमरे में आया और देते हुए बोला, माँ, लो खा लो, और भगवान के लिए जहां तक हो सके कमरे में ही रहना। मंजू जी बेटे से कुछ पूछती, इतनी उनकी हिम्मत कहाँ। बेटा बोला, देखो माँ, मुझे पता है कि आपको बाबूजी के जाने का बहुत दुख है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। उनकी तो उम्र हो गई थी, इसलिए वो चले गए। लेकिन आप यूं दुखी चेहरा लेकर बार बार बबीता के सामने आओगी तो होने वाले बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ, आप अंदर ही रहना। और वैसे भी सब लोग कहते हैं कि एक विधवा की छाया। कहते कहते पंकज एकदम से रुक गया और वापस बाहर चला गया। मंजू जी बेटे के शब्द भरे वाण से घायल हो चुकी थी। उनका मन कर रहा था वो जोर जोर से रोए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे में इतना बदलाव कैसे। मंजू जी जगमोहन बाबू की तस्वीर के पास जाकर बोली, हमारा बेटा इतना कैसे बदल गया। वो अपनी माँ के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है। उसकी माँ विधवा है,
तो क्या उसका साया उसकी पत्नी और होने वाले बच्चों के लिए अच्छा नहीं? अभी 2 दिन में उसने मुझे इतना कुछ दिखा दिया कि लगता है आगे चलकर ये दोनों तो मेरी जिंदगी नरक बना देंगे। बोलते बोलते मंजू जी रो रो कर बेहाल हो गई थी। चाय नाश्ता भी उन्होंने नहीं किया। आज उनके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। आखिरकार बहुत देर रोने के बाद जब वो थक गई तो खुद चुप हो गई। अपने पति की बातों को याद करने लगी कि वो कैसे उन्हें हौसला देते थे और सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए कहते थे। आखिरकार उन्होंने भी कुछ निर्णय लिया। रात को जब पंकज अपने ऑफिस से वापस घर आया और पत्नी और सास के साथ बैठकर जब हंसी मजाक कर रहा था, उसी समय मंजू जी भी उस कमरे में आ गई और वहीं सोफे पर आकर बैठ गई। उनके आते ही दोनों चुप हो गए। पंकज ने घूर कर मंजू जी को देखा और बोला, माँ, कल तुम्हें कुछ समझाया था ना? क्या दिमाग में कोई बात आती नहीं है? मैंने कहा था आपसे कि आपका मेरे बच्चे के आसपास रहना ठीक नहीं है। मंजू जी बोली, हाँ याद है, तुमने कहा था कि मेरा साया तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है क्योंकि मैं विधवा हो गई हूँ। पर बेटा, जब मेरा साया तुम्हारी पत्नी और बच्चे के लिए ठीक नहीं है तो अपनी पत्नी को यहाँ क्यों रखते हो? लेकर कहीं और क्यों नहीं चले जाते? मंजू जी की बात सुनकर पंकज भड़क गया और बोला, क्या कहना चाहती हैं आप? भला मैं क्यों घर छोड़कर जाऊं? अब घर का स्वामी मैं हूं और आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। स्वामी? बेटा, मालिक तुम हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये घर मेरे नाम पर है, तो किसी गलत फहमी में मत रहना। और घर का मालिक सिर्फ कह देने से नहीं बल्कि व्यवहार से बना जाता है। तभी बबीता बोली, मम्मी जी, आपको बता दें कि अब घर के सारे खर्चे हम उठाते हैं और ये सब आपके बस की बात नहीं है। आटे दाल के भाव क्या हैं आपको पता भी नहीं होगा। मंजू जी बोली, अच्छा, तो अब तुम मुझे ये सब सिखाओगी? वैसे भी तुम्हारे पति के हाथ के आटे दाल मैंने नहीं खाए हैं। जब तक मेरे पति थे उन्होंने घर का सारा खर्चा अपने कंधों पर उठा रखा था। उनकी जब मौत हुई तब मैं गांव में थी और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं तुम्हारे घर का तो कुछ नहीं खाई। इसलिए मुझे आटे दाल का दोष मत देना। मैं अपने आटे दाल का बंदोबस्त खुद कर लूंगी। तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। मंजू जी की बातें और उनका रौद्र रूप देखकर बबीता की माँ सुमन जी बोली, अरे समधन जी, आप तो बच्चों की तरह बात को दिल पर ले रही हैं। बच्चे ही तो हैं, माफ कर दो। मंजू जी बोली, माफ कीजिएगा समधन जी, ये बच्चे नहीं हैं अब, ये खुद माँ बाप बनने वाले हैं। और उस समय आप क्यों नहीं बोली जब ये मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे? आप भी तो कल से मेरे घर में है ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप अपनी बेटी और दामाद से कहिए कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। मैं अब इन्हें इस घर में एक पल भी रहने नहीं दूंगी। मैं थोड़ा सा क्या झुकी, इन्होंने तो मेरी कमर तोड़ने का बंदोबस्त कर लिया। बेटा, तुम भूल रहे हो बेटा। बेटा बेटा होता है और माँ माँ होती है। एक ना एक दिन ऊंट को पहाड़ के नीचे आना ही पड़ता है। लगता है बचपन की सीख तुम भूल गए। सबने बहुत समझाया परंतु मंजू जी मानने को तैयार नहीं थी। काफी देर बात करने पर यह निर्णय निकाला गया कि बबीता को उसकी माँ मायके ले जाएगी और वहीं उसकी डिलीवरी करवाएंगी। उस दौरान पंकज यहाँ घर का बंदोबस्त कर लेगा और अगर बंदोबस्त नहीं कर पाया तब तक यहाँ किराए पर वो अपने घर में रह सकता है। 2 दिन बाद बबीता अपने मायके चली गई। यहाँ सुबह से शाम तक पंकज घर ढूंढता। जब थक हार कर आता तो मंजू जी उसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछती थी। पंकज बोला, माँ, आप इतना बदल जाएंगी? मैंने सोचा नहीं था। मैं भूखा प्यासा रहता हूँ और आप मेरे सामने खा पी रही हैं। आप ऐसा कैसे कर रही हैं ये सब?
मंजू जी बोली, 2.5 महीने पहले तुम्हारी माँ रंग बिरंगे कपड़े और हंसती बोलती तुम्हारे पिता के साथ गई थी, और जब लौट कर आई तो तुम्हारी माँ के जीवन से रंग तो निकल ही चुके थे, खुशियों का नामो निशान नहीं था। पर तुम दोनों ने अपना रंग ऐसे बदला मानो घर में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। भूल गए ना बेटा, कैसे तुम दोनों ने मेरा स्वागत किया था? तो याद रखो, जैसे को तैसा दिखाना माँ को भी आता है। जल्दी से जल्दी अपना बंदोबस्त करो, या फिर 1 महीने का किराया मेरे हाथ में रखो। इतना कहते हुए मंजू जी चाय का स्वाद लेने लगी, और पंकज को अपनी एक एक गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उस कहानी को सुन सके। मिलते हैं जल्द ही नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।